हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका ज्योग्राफी अड्डा 24x7 पर। आशा है आप सभी पढ़ रहे होंगे अच्छे से। जो बच्चे सेशन पर पहली बार आए हैं, वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और आप सभी इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी स्टडी ग्रुप्स में शेयर करेंगे ताकि वो बच्चे भी आकर सेशन से जुड़ सकें। स्टार्ट करें आज का सेशन। हम लोग पढ़ रहे हैं मानव भूगोल CUET 2026 को ध्यान में रखते हुए बच्चों, जिसमें आज की क्लास में हम जनसंख्या वृद्धि पर अध्ययन करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए बच्चों, किसी निश्चित समय अवधि में किसी निश्चित क्षेत्र के निवासियों की संख्या में धनात्मक परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। निश्चित समय में निश्चित क्षेत्र के निवासियों की जो संख्या है, अगर उसमें धनात्मक परिवर्तन होता है तो उसे ही हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। क्लियर है? मान लीजिए कि सन 2024 में उत्तर प्रदेश में निवासियों की संख्या में वृद्धि होती है, निवासियों की संख्या बढ़ती है, तो उसे ही हम लोग जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए, किसी निश्चित अवधि में निश्चित क्षेत्र की निवासियों की संख्या में वृद्धि होती है तो इसे धनात्मक वृद्धि कहते हैं। अगर किसी समय, किसी वर्ष में, किसी निश्चित क्षेत्र में, किसी निश्चित प्रदेश में निवासी आकर बस रहे हैं, वृद्धि हो रही है, तो इसे हम लोग धनात्मक वृद्धि कहेंगे। इसके विपरीत जब निवासियों की संख्या में कमी आती है तो इसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। अगर वहीं पर हम देखें बच्चों, अगर जनसंख्या में कमी आ रही है, उस क्षेत्र से किसी वर्ष जनसंख्या प्रवास कर रही है अन्य क्षेत्रों पर, तो ये जो कमी आ रही है जनसंख्या में, इसे हम लोग ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, जनसंख्या को निरपेक्ष आंकड़ों या प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। इसे याद रखिएगा बच्चों, आप लोग जनसंख्या को निरपेक्ष आंकड़ों या प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। जनसंख्या की गणना प्रायः 10 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। इसे भी आप याद रखेंगे। जनसंख्या प्रायः 10 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। पिछली जो जनगणना हुई है जनसंख्या की, वो 2011 में की गई थी बच्चों। क्लियर है? जनसंख्या के अध्ययनों में प्रायः प्राकृतिक वृद्धि दर का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है बच्चों? प्राकृतिक वृद्धि दर ज्ञात करने के लिए केवल जन्म दर तथा मृत्यु दर का प्रयोग किया जाता है, परंतु वास्तविक वृद्धि प्राकृतिक वृद्धि से अलग होती है। वास्तविक वृद्धि की गणना करते समय जनसंख्या के प्रवास का भी ध्यान दिया जाता है। केवल जन्म दर या मृत्यु दर का प्रयोग करने से जो है जनसंख्या वृद्धि का पता नहीं चलता बच्चों। अगर हमें वास्तविक वृद्धि का पता करना है तो हमें उन लोगों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा जो उस क्षेत्र से प्रवास किए हैं किसी अन्य क्षेत्रों पर। क्लियर है? आशा ये समझ आया होगा आपको। आगे देखिए, जनसंख्या वृद्धि के कुछ घटक होते हैं, उनको देखते हैं बच्चों। प्रजनन का अभिप्राय प्राय जन्म से है बच्चों। जन्म होना ही प्रजनन कहलाता है। प्रजनन की गणना करने की कई विधियां प्रयोग में ली जाती हैं। इनमें से अशोधित जन्म दर, प्रजनन अनुपात, शिशु महिला अनुपात, सामान्य प्रजनन दर, आयु विशिष्ट जन्म दर आदि महत्वपूर्ण है। जिनमें से सबसे प्रचलित है अशोधित जन्म दर बच्चों। हम अशोधित जन्म दर पर जनसंख्या परिवर्तन देखते हैं, का अध्ययन करते हैं। किसी अशोधित जन्म दर को देखें आप, किसी विशेष क्षेत्र में एक वर्ष के दौरान प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाले जीवित जन्मों की कुल संख्या। अशोधित मृत्यु जन्म दर किसे कहते हैं? किसी निश्चित क्षेत्र में एक वर्ष में
प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की कुल संख्या। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में एक निश्चित क्षेत्र, समझ लीजिए उत्तर प्रदेश को, एक निश्चित वर्ष मान लीजिए 2024 को, इसमें 2024 के दौरान प्रति 1000 व्यक्तियों पर ऐसे व्यक्ति जिनकी जन्म के बाद जीवित बचे हैं, ऐसे व्यक्ति नहीं गिने जाएंगे। जिन सभी का जन्म हुआ उन्हें नहीं गिना जाएगा इसमें, उन्हें गिना जाएगा जो जन्म के बाद जीवित बचे हैं, उसे हम अशोधित मृत्यु दर के दौरान गिनते हैं। इसे अशोधित इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जनसंख्या की आयु या लिंग संरचना जैसे कारकों का ध्यान नहीं रखा जाता है। यहाँ पर इसका फॉर्मूला दिया गया है बच्चों, इसे आप याद रखिएगा। अशोधित मृत्यु दर बराबर वर्ष के दौरान हुए जन्म बटे मध्य वर्ष की अनुमानित जनसंख्या इंटू 1000। मान लीजिए कि जो जन्म दर है दौरान, किसी वर्ष के दौरान जो जन्म दर है वह 1800 है, और जो मध्य वर्ष की अनुमानित जनसंख्या है वह 2 लाख है। तो हमको अगर अशोधित जन्म दर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, 100,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, 2 से काटा तो 9 प्राप्त हुआ। तो यहाँ से क्या प्राप्त होता है कि उस वर्ष के दौरान 1000 में से 9 व्यक्ति ही जीवित बचे। प्रति 1000 में से कितने व्यक्ति जीवित बचे? मात्र 9 व्यक्ति जीवित बचे। क्लियर है? आगे देखिए बच्चों, मृत्यु दर या मॉर्टेलिटी रेट। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1953 में मृत्यु की परिभाषा दी। इसके अनुसार जन्म के बाद किसी भी समय जीवन के सभी प्रमाणों के स्थायी रूप से लोप हो जाने को मृत्यु कहते हैं। सन 1953 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक परिभाषा प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने बताया कि जन्म के बाद किसी भी समय जीवन के सभी प्रमाणों का स्थायी रूप से यानी हमेशा के रूप से लोप हो जाना, विलुप्त हो जाना ही मृत्यु है। किसी भी व्यक्ति का जन्म के बाद किसी भी समय अचानक से मर जाना या उसके ना रहने के कोई भी रहने के कोई भी प्रमाणों का ना बचना ही मृत्यु कहलाता है। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए, किसी निश्चित समय और जनसंख्या में होने वाली मौतों की संख्या, जिसे अक्सर प्रति 1000 या 1 लाख व्यक्तियों पर होने वाली मौतों के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसे हम मृत्यु दर कहते हैं। किसी निश्चित समय में जनसंख्या में होने वाली मौतों की संख्या, जिसे अक्सर प्रति 1000 व्यक्तियों पर या 1 लाख व्यक्तियों पर होने वाली मौतों के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसे हम लोग मृत्यु दर कहते हैं। इसे मापने की अनेक विधियां हैं किंतु सबसे आसान और लोकप्रिय विधि जो है वो अशोधित मृत्यु दर है बच्चों। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए, अशोधित मृत्यु दर को समझिए आप लोग। किसी दिए गए वर्ष में किसी निश्चित क्षेत्र की प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली कुल मौतों की संख्या अशोधित मृत्यु दर कहलाती है। इसे अशोधित क्यों किया गया? क्योंकि यह जनसंख्या की आयु, लिंग संरचना जैसे कारकों पर विचार नहीं करती। इसका जो फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला बच्चों, इसे आप याद रखिएगा। अशोधित मृत्यु दर बराबर कुल मौतें बटे मध्य वर्ष की जनसंख्या इंटू 1000। किसी भी आप एग्जाम्पल से समझिए, पिछली एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। मान लीजिए कुल मौतें जो हैं वह 1800 हुई हैं और मध्य वर्ष की जो जनसंख्या है वो 2 लाख है। क्लियर है बच्चों? 1000 से
मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 जीरो से 3 जीरो काटे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काटे, 2 से काटा 18 को तो 9 प्राप्त हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर प्रति वर्ष 9 व्यक्तियों की मौत हुई। क्लियर? क्लियर है बच्चों? प्रति 1000 व्यक्तियों पर 9 व्यक्तियों की उस वर्ष मौत हुई। इसे हम अशोधित मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। क्लियर है बच्चों? आगे देखें, प्रवास को समझने का प्रयास करें आप। प्रवास का अर्थ है किसी व्यक्ति, समूह या जीव जंतुओं का एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगना या आवाजाही स्थायी या अस्थायी हो सकती है। प्रवास क्या बच्चों? जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का एक बड़ा समूह या जीव जंतुओं का समूह या जीव जंतु अपने पुराने स्थान को या अपने निज स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जब जाते हैं, वहाँ या तो वो स्थायी रूप से रहते हैं या अस्थायी रूप से रहते हैं। स्थायी रूप से रहने का तात्पर्य है कि हमेशा के लिए ही उस स्थान पर बस जाना। अस्थायी से क्या तात्पर्य है कि उस स्थान पर जाना और पुनः आना-जाना करते रहना अपने निज निवास पर, जहाँ से वो प्रवास किए हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रवास। आप समझिए, आपके घर में, आप सबके घर में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो रोजगार की तलाश में अपने घर को छोड़कर किसी अन्य प्रदेश में, अन्य देश में, अन्य क्षेत्रों पर गए होंगे। तो उनका अपने घर को छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाना ही प्रवास कहलाता है। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए, उत्प्रवास या आप्रवास। जब लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाकर बसते हैं, तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। देखिए, जैसे आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आपके बड़े भाई, आपके चाचा, आपके पापा उत्तर प्रदेश को छोड़कर रोजगार की तलाश में दिल्ली चले जाते हैं। मान लीजिए, जस्ट इमेजिन बच्चों कि वो लोग कहाँ चले गए? रोजगार की तलाश में दिल्ली चले गए, तो उनका यूपी से दिल्ली जाना क्या कहलाएगा? उत्प्रवास कहलाता है। परंतु जब लोग अन्य प्रदेशों से आकर किसी प्रदेश में बसते हैं, तो उसे आप्रवास कहते हैं। अब आप्रवास को समझने का प्रयास करिए बच्चों। अगर चाचा और पापा या भैया अपने यूपी से दिल्ली जाकर बसे, तो इसे क्या कहेंगे? उत्प्रवास। लेकिन दिल्ली में जाकर बसे, तो दिल्ली में जाकर बसने पर या दिल्ली में इनका आना, दिल्ली में आकर इनका बसना ही आप्रवास कहलाता है। यानी कि जिस स्थान पर जाकर बसते हैं, वहाँ इनका रहना आप्रवास कहलाता है। क्लियर है बच्चों? मान लीजिए कि आपके भैया दिल्ली में रहते हैं। अब वो दिल्ली से कहाँ आ गए? अब वो दिल्ली से आ गए यूपी। तो भैया का दिल्ली से यूपी आना, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आप्रवास। क्लियर है बच्चों? क्योंकि ये दिल्ली से आकर यूपी में बसे हैं, किसी अन्य प्रदेश से आकर किसी दूसरे प्रदेश में बसे हैं। लेकिन दिल्ली से यूपी जाना, दिल्ली से इनका यूपी जाना क्या कहलाएगा? दिल्ली से यूपी जाना कहलाएगा उत्प्रवास। और यूपी में जाकर बस जाना स्थायी रूप से आप्रवास कहलाएगा। क्लियर है बच्चों? आशा है यहाँ तक क्लियर होगा आपको। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रवास को और देखते हैं बच्चों, भौगोलिक दृष्टिकोण से स्थानिक मापन महत्वपूर्ण होता है, जिसके अनुसार प्रवास की निम्नलिखित धाराएं मानी जाती हैं। आगे देखिए, प्रवास जो होता है बच्चों, वो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर आपने सबने प्रवास देखा होगा। आप ध्यान से सोचिए बच्चों, जब हमारे घर से कोई रोजगार की तलाश में किसी अन्य प्रदेश में जाकर बस जाता है, मुंबई, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इत्यादि,
तो ये जो प्रवास है, ये कैसा प्रवास है? ये ग्रामीण से नगरीय प्रवास है। क्लियर है बच्चों? ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर प्रवास। इस प्रवास का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है बच्चों? जब आप देखते हैं आपके घर में किसी की शादी होती है, तो आप देखिए कि अगर आप गाँव में रहते हैं तो मैक्सिमम जो गाँव के लड़कों की शादी होगी, वो किसी अन्य गाँव की लड़की से ही होगी। तो इस इससे ये कौन है बच्चों? ये फीमेल है, ये मेल है। तो इस फीमेल का अपने गाँव से शादी के बाद किसी दूसरे गाँव में आकर बसना, ग्रामीण टू ग्रामीण यानी कि रूरल टू रूरल प्रवास कहलाता है। क्लियर है बच्चों? इसे हम ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर प्रवास कहेंगे। क्लियर है? नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर प्रवास, नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर प्रवास। इसे समझने के प्रयास करिए। अभी आपने देखा होगा बहुत बड़ी पैंडेमिक आई थी 2019 में, जिसका नाम कोरोना था। कोरोना में क्या हुआ? कोरोना में सभी लोग जो रोजगार की तलाश में किसी अन्य प्रदेशों, देशों में रहते थे, वो उस पैंडेमिक से बचने के लिए, उस महामारी से बचने के लिए गाँवों में आकर बसने लगे। किसी अदर कंट्री से, मान लीजिए एग्जांपल दिल्ली का लेते हैं, दिल्ली से आकर अपने गाँव यूपी में अपने गाँव में आकर बसने लगे। तो ये जो प्रवास कहलाएगा बच्चों, ये नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर प्रवास कहलाएगा। क्लियर है बच्चों? यानी कि शहरों से गाँवों की ओर आकर बसना, नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर प्रवास कहलाएगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? किसी कोई डाउट? आगे देखिए, नगरीय क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर प्रवास। इसका एग्जाम्पल लीजिए लीजिए बच्चों कि नगरीय क्षेत्रों के लड़कों का जो विवाह होता है, शादी होती है, वो नगरों में ही होती है। सभी लोग जो शादियाँ करते हैं, वो अपने बराबरी में करना चाहते हैं, तो इसी वजह से और नज़दीकी रिश्ता रखना चाहते हैं, तो दूर गाँवों में ना विवाह करके नगरों में ही विवाह करते हैं। तो आप देखेंगे कि फीमेल शादी के बाद किसी अन्य नगर में जाकर बस जाती है अपने ससुराल में। तो ये जो प्रवास है, इसे हम नगरीय क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर प्रवास कहेंगे। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं बच्चों। अगले सेशन में हम जननांकिकीय संक्रमण मॉडल पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे, जो भी बच्चे सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी बच्चे क्लास को डेली देखेंगे। और जो भी बच्चे सेशन पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके बच्चों? सभी बच्चे एक बात का और ध्यान दें, क्लास के बाद में आप लोग कमेंट कर कर ज़रूर बताएँ कि आपको सेशन कैसा लगा, और इस सेशन को अपने सभी दोस्तों, मित्रों के साथ अपने सभी स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि वो लोग भी आकर इस क्लास से जुड़ सकें। ओके बच्चों, क्लियर है? तो आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट बच्चों।